मणिपुर के लोग, मणिपुर भारत का मणि है, इस तरह की लफाजी का क्या मतलब है? जैसे कोई एक बड़ा संत आता है जो हिंसा की बात नहीं करता है, जो कहता है ये दुर्भाग्यपूर्ण थी, लेकिन ये हिंसा तो स्वयं उनकी पार्टी के नेता ने भड़काई थी। कि दरअसल आज की जो पूरी यात्रा थी यह फिर नरेंद्र मोदी के और भारतीय जनता पार्टी के का जो हर काम रहा है वह है उत्तर भारत के लोगों को दिखलाना। ये छवियां भी, ये जो फोटोग्राफ्स भी थे, ये उत्तर भारत के लोगों को दिखलाने के लिए। लेकिन यहाँ क्या अपनी ही पार्टी के कुकी और मैतेई विधायकों को लेकर ये दोनों जगह जा सके? और अगर ये दोनों जगह नहीं जा सके तो फिर प्रधानमंत्री की हैसियत क्या है और उनकी औकात क्या है? नमस्कार, मैं हूँ नीतीश त्यागी और आप हैं हरकारा डीप डाइव पर। और मेरे साथ हैं प्रोफेसर अपूर्व अनंत और हम लोग बात करेंगे जो आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री देश के मणिपुर गए 28 महीनों बाद जब वहाँ पे हिंसा शुरू हुई थी। और उसको लेकर हमने पहले भी बात की थी। हमने मानवाधिकार संगठनों की जो समाज सेवी संगठन है उनके सरोकारों के बारे में, उनके सवालों के बारे में बात की थी। और साथ में वहाँ की जो त्रासदी जो लंबे समय से चली जा रही है, उसके बारे में बात की थी। और हम कुछ सवाल छोड़कर गए थे और हमें उम्मीद थी कि उम्मीद तो नहीं थी, पर ये था कि भई ये सवाल हैं जिसके बारे में अगर मोदी जी वहाँ गए तो वो शायद जवाब देंगे। तो आज नरेंद्र मोदी ने करीब आधा या उसका भी कम समय वहाँ पे 2 जगहों पे बिताया। और उन्होंने कहा कि ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ है और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत अन्याय पैदा करती है हिंसा। और उन्होंने ये कहा कि आज मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आपके साथ ऐलान किए जो बड़ी परियोजनाएं हैं उसमें करीब-करीब 8500 करोड़ रुपए के जो वहाँ पे परियोजनाएं घोषित की गई। शायद उनमें से कुछ इसलिए रुकी हुई थी कि वो मोदी जी वहाँ पे जब जाएँगे तो घोषित करेंगे, या फिर वो कुछ है जो आगे भविष्य के लिए कभी होगा। पर ये बहुत साफ-साफ समझ में मेरी तो नहीं आया कि वो जो घाव हैं, जो ज़ख्म हैं, जो जो वहाँ का एक ब्रेकडाउन है समाज का, और कुकी और कुकी जो और मैती समुदाय के बीच और साथ में नगा लोगों के साथ में, वो जो सारे एक तरह के ब्रेकडाउन है बातचीत का, शांति के रास्ते का, उसके लिए वो क्या कर रहे हैं। उनका एक घोषणा ये भी थी कि वो वहाँ पे 7-1000 नए मकान बना के देंगे जो लोग बेघर हैं। पर जैसा कि हम हरकारा में लगातार रिपोर्ट करते रहे हैं कि वहाँ के लोगों को बहुत अधिक उम्मीद नहीं है। उनसे ये भी कहा गया कि आप कुछ लोगों से नाचने के लिए कहा गया, तो क्योंकि जो लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग अगर हमारे आँखों में आँसू हैं तो हम आपके लिए नाच नहीं सकते। ये भी एक बड़ी बात इसलिए है कि जहाँ भी आदिवासी होते हैं और जहाँ पे एक सत्ता जाती है तो उनसे उम्मीद की जाती है कि वो अपनी सांस्कृतिक परिधान पहन के उनका मनोरंजन करें और आनंद जो है दिखाएँ। तो ये इस सब के बीच में मुझे ऐसा लगा कि वो, जैसा कि उम्मीद थी कि वो उन सवालों से बचेंगे, उनके जवाब नहीं देंगे। और दरअसल मणिपुर अभी भी उन सवालों से घिरा हुआ है। अपूर्ण। जी, तो आपने ठीक ही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2023 3 मई को जो मणिपुर में हिंसा भड़की और उसके बाद से वो लगातार चलती रही, जिसमें 260 से ऊपर लोग मारे गए। बिल्कुल निश्चित संख्या हमें अभी तक नहीं पता, और यह पता है कि अभी भी 60,000 से ज़्यादा लोग विस्थापित हैं। और जो तथ्य हैं वे ये कि मैतेई लोग मैतेई इलाकों में, बहुल इलाकों में हैं, और कुकी जो लोग कुकी बहुल इलाके में हैं, और कुकी बहुल इलाके में मैतेई नहीं जा सकते और मैतेई इलाके में कुकी नहीं आ सकते। तो यह तथ्य है, यह तथ्य है कि लोग खुदकुशी कर रहे हैं इन शिविरों में, मारे जा रहे हैं, और लोगों की हालत अ, बिल्कुल खस्ता हो चुकी है। और उनकी, आप ये कह सकते हैं, उनकी निराशा और उनका अवसाद काफ़ी आगे बढ़ गया है। लेकिन इस बीच क्या तरीका अपनाया गया है? तरीका अपनाया गया है इसको ना देखने का,
जैसे ये हिंसा थी ही नहीं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, हो ही नहीं रहा है। इसको नज़रअंदाज करके यह बतलाने की कोशिश कि हम इसको महत्व तो नहीं देते, आपकी हिंसा को और जो परेशानी है, तो आप या तो थक कर खुद शांत हो जाएँ और हम जो कह रहे हैं वो मान लें। यह एक रणनीति जो इस सरकार की रणनीति है, पुरानी रणनीति है, हर जगह अपनाई जाती है और यहाँ मणिपुर में भी अपनाई गई। तो लेकिन फिर भी चूँकि एक सरकार है, प्रधानमंत्री हैं, तो लोग ये उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री का पद, उससे जो अपेक्षा की जाती है, उनमें से कुछ अपेक्षाएँ पूरी होंगी। इसलिए लगातार विपक्ष भी कह रहा था कि प्रधानमंत्री को जाना चाहिए। राहुल गांधी ने भी कहा कि प्रधानमंत्री को जाना चाहिए और राहुल गांधी ने ठीक है उनकी आलोचना की, लेकिन यह तो कहा ना कि उनको जाना चाहिए, यानी उनके जाने से फ़र्क पड़ेगा, या अपेक्षा की जाती थी। वो फ़र्क कैसे पड़ेगा? जब आप यथार्थ स्थिति का वर्णन कर सकेंगे जो हुआ, और जब उसका सामना करेंगे और जब उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर आप आज के इस यात्रा को देखें, तो यह यात्रा उत्तर-पूर्व की यात्रा है, सिर्फ़ मणिपुर की नहीं है। मिज़ोरम इसमें है, इसमें असम है, और आप देखिए पहले कहाँ जाते हैं और फिर कितना वक़्त गुज़ारते हैं और किस तरह से ये पूरी यात्रा आयोजित की जाती है। तो इस यात्रा में मणिपुर अनेक स्थानों में से एक स्थान है, जहाँ प्रधानमंत्री गए हैं। यानी उन्होंने उसको अलग से महत्व दूसरी नहीं बात दिया। ये भी है कि ये आज ही बात वो बहुत स्पष्ट। भूपेन हजारिका का 100 सालवा भी वो कर रहे हैं, तो अब ये उम्मीद करना कि उत्तर पूर्व में उस दिन लोग मणिपुर की बातों को रेखांकित करें या भूपेन हजारिका की बात करें, तो ये भी एक क्लेवर जो और उसको बोलते हैं कि बिल्कुल ठीक, मैं यही कह रहा हूँ कि आप किसी समय किसी एक बात पर ज़ोर देते हैं, लेकिन आज 3 जगह 3 बातें कही गई हैं, और जिसे आप उत्तर-पूर्व का इलाका कहते हैं, वहीं पर कही गई हैं, और तीनों में 3 टोन हैं। एक जगह जहाँ हत्याएँ हुई हैं, 3 साल से हिंसा चल रही है, विभाजन बना हुआ है, वहाँ आप कैसे पेश आएँगे? और एक जगह जहाँ आप किसी के 100 साल मनाने जा रहे हैं, वहाँ। तो इसका मतलब आप क्या बहुरूपिया हैं? क्या हैं आप? आप किसी एक समस्या का सामना कैसे करते हैं? तो मणिपुर की जनता को संदेश दिया गया है कि हम आपका अलग से कोई महत्व नहीं है, और आपकी जो तकलीफ़ है, उसका अलग से कोई महत्व नहीं है। हम आ रहे हैं, आएँगे जैसे राजा आता है, और हम कुछ घोषणाएँ करेंगे, जिसे इंडियन एक्सप्रेस में आज एक लेख है और मैं उ उसमें से कुछ हिस्सा पढ़ना चाहता हूँ। उसका शीर्षक ही है इम्पेकेबल कोरियोग्राफी साइलेंस ऑन फर्स्ट प्रिंसिपल्स, है ना? तो ये और उसका जो उपशीर्षक है, ये मैं अगर उच्चारण गलत नहीं कर रहा हूँ, तो सांगमुआन हैंगसिंग का ये लेख है, और इसमें जो उपशीर्षक है वो उपशीर्षक है द ट्रिप हैज बीन थिक विद इनॉग्रेशंस एंड फिगर्स एंड थिन वेयर इट काउंट्स, नो डेट्स टू डिसमेंटल द लेवी पॉइंट्स, नो टाइम टेबल फॉर सेफ रिटर्न। और इस लेख में एक और चीज लिखी गई है कि आप जो ये रिबन काट रहे हैं, तो इस रिबन काटने से क्या बात तय होती है। इस ये लेख इस यात्रा के ठीक बाद लिखा गया है। अ, सांस्थानिक तौर पर जो स्वागत हुआ, वो बहुत गर्मजोशी से भरा हुआ था, लेकिन ज़मीन पर मूड वही नहीं था। चंद्रचूड़ में चूड़ाचांदपुर में जो स्वागत हुआ, चूड़ाचांदपुर में, वह सशर्त था, और वह इस शर्त उसकी ये थी कि क्या इस यात्रा में जो आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं, उस हिंसा के बारे में कोई बात की जाएगी या बात नहीं की जाएगी। तो इसमें कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी चीज़ नहीं हुई। आप कब बैरिकेड हटाएँगे, क्या करेंगे, कुछ भी नहीं हुआ। तो इसको कहा गया है जिसमें कोई वादा नहीं किया गया, और वादा इसके चलते पूरा होगा या नहीं होगा, इसके बारे में कोई बात भी नहीं करेगा। जो माँग है वो ये कि जो आंतरिक रूप से विस्थापित लोग हैं, उन्हें सुरक्षित रूप से वापस कैसे किया जाएगा उनकी जगहों पर, है ना?
जितने लेवी के जितने नेटवर्क बना दिए गए हैं उनको कैसे खत्म किया जाएगा। जो लोग बचे हुए हैं, उन बचे हुए लोगों यानी उनके परिजनों के साथ जो हिंसा हुई है उसका इंसाफ कैसे होगा। ये सारे सवाल थे, लेकिन इन सवालों में से किसी का जवाब मिलना तो बहुत दूर है। इनमें से किसी को संबोधित भी नहीं किया प्रधानमंत्री ने। उन्होंने जैसे कोई एक बड़ा संत आता है जो हिंसा की बात नहीं करता है, जो कहता है ये दुर्भाग्यपूर्ण थी, लेकिन ये हिंसा तो स्वयं उनकी पार्टी के नेता ने भड़काई थी, वो उसके सरगना थे। तो ये हिंसा किसने की? मणिपुर के लोग, मणिपुर भारत का मणि है, इस तरह की लफाजी का क्या मतलब है? ऑपरेशन सिंदूर यानी मणिपुर का भी इस्तेमाल दरअसल आप अपनी राजनीति के लिए कर रहे हैं। तो मुझे तो पूरी तरह से ये दिखलाई पड़ा कि दरअसल आज की जो पूरी यात्रा थी ये फिर नरेंद्र मोदी के और भारतीय जनता पार्टी के का जो हर काम रहा है वह है उत्तर भारत के लोगों को दिखलाना। ये छवियां भी, ये जो फोटोग्राफ्स भी थे, ये उत्तर भारत के लोगों को दिखलाने के लिए। मणिपुर के लोग असलियत जानते हैं, उनको पता है। ये जो इस बीच जो है नरेंद्र मोदी जो है 48 देशों की विदेश यात्राएं की उन्होंने, और उसके बाद अब वो यहाँ गए। तो ये आज का जो पूरा ये आयोजन अनुष्ठान जो भी आप कहना चाहें इसको, ये दरअसल एक और बार उन्होंने फिर साबित किया कि ये उनके पास कोई योजना या इस तरह की जिसको, और जैसा कि पहले कहा गया था कि राजधर्म का पालन जो है ये तो बिल्कुल ही नहीं रहा उस जर्नी से, जिसको लेकर काफ़ी समय से, लंबे समय से बात हो रही थी। पर अब जब मोदी जी वहाँ जा चुके हैं और वहाँ की दिक्कतें वैसी की वैसी ही रहेंगी या रहती दिखलाई पड़ रही हैं, तो अब लोग सरकार से क्या मांगे? सरकार से अब किस तरह की उनको सहानुभूति की, मरहम की, पुनर्वास की अ, कैसी उम्मीद करनी चाहिए? देखिए, जब ऐसी परिस्थिति में इस स्तर का नेता जाता है तो उम्मीदें बहुत ऊपर होती हैं, लेकिन कोई उम्मीद नहीं थी लोगों को। आप इसी से समझ सकते हैं कि खुद मणिपुर के लोग इस यात्रा को कितना महत्व दे रहे थे। किसी भी तरह की कोई उम्मीद नहीं थी। ये खबरें बाहर आ रही थी कि ज़बरदस्ती कोशिश की जा रही है कि लोग उनका स्वागत करते हुए दिखें और लोग अपने पारंपरिक परिधान में दिखें। अब इस तरह के राज्य में जहां आप अलग-अलग सौदेबाजी करते हैं, आप जो कुकी हथियारबंद गिरोह हैं उनके साथ सौदेबाजी कर रहे हैं, जो मैतेई हथियारबंद गिरोह हैं वो तो आपके ही हैं, दोनों इन इस सौदेबाजी में आप उन लोगों को जिनके पास हथियार हैं, उनको संरक्षण देकर बाकी जनता को आप काबू करना चाहते हैं। ये बात तो उम्मीद स्वाभाविक तौर पर होती है कि अगर प्रधानमंत्री स्तर का व्यक्ति गया है, तो कोई नई पहल होगी। लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं आंतरिक विस्थापित लोगों से मिला और मैं ये आपको कह सकता हूँ नई सुबह दस्तक दे रही है। इसका मतलब क्या हुआ? आप आंतरिक विस्थापित लोगों से मिले तो नई सुबह दस्तक दे रही है, ये तो एक बहुत ही अमूर्त बात है, इसका कोई मतलब नहीं है, हवाई बात है। आप हमें बतलाएं कि आपके पास ठोस योजना क्या है। और दूसरे, क्या चूड़ाचांदपुर वो गए तो वहां उनके साथ कोई मैतेई जा सका? क्या जब वो इम्फाल आए तो कोई कुकी उनके साथ जा सका, आ सका? क्या ऐसा कोई वो प्रदर्शन भी कर पाए जिसमें भारतीय जनता पार्टी के ही कुकी और मैतेई, जो बाकी को छोड़ दीजिए क्योंकि अब तो ये बाकी पार्टियों को भारत का मानते भी नहीं है, उनको ये जगह भी नहीं देते हैं। तो आप मैं तो ये उम्मीद नहीं करता हूँ कि ये बाकी पार्टियों के लोगों को बुलाएँगे। वो सिर्फ़ इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस्तेमाल करने के लिए किया। लेकिन यहाँ क्या अपनी ही पार्टी के कुकी और मैतेई विधायकों को लेकर ये दोनों जगह जा सके? और अगर ये दोनों जगह नहीं जा सके, तो फिर प्रधानमंत्री की हैसियत क्या है? और उनकी औकात क्या है? फिर इस राज्य में शांति कैसे कायम होगी? हम बाकी लोगों को छोड़ दें। हमने ये सुना है कि आप अगर चूड़ाचांदपुर जाते हैं तो एक मैतेई ड्राइवर नहीं जा सकता है, और अगर आप इधर आते हैं तो एक कुकी ड्राइवर नहीं आ सकता है, या कुकी व्यक्ति आपके साथ नहीं आ सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री को कम से कम यह प्रयास करना चाहिए था, उसके पहले तैयारी की जाती है।
लेकिन स्पष्ट है कि कोई तैयारी नहीं है, क्योंकि वो इच्छा नहीं है, वो मकसद नहीं। एक लंबी तैयारी की जाती है, लेकिन जब आपको पता है कि आप सिर्फ वहां जाके घोषणाएं करने वाले हैं, आप विकास की बात करने वाले हैं, जहां न्याय चाहिए, जहां लोगों को शांति चाहिए, वहां आप फीते काट रहे हैं, रंगीन फीते काट रहे हैं। यह सब कुछ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन भारत तो पिछले 11 वर्ष से यही सब कुछ देख रहा है। अब मणिपुर को ये झेलना पड़ रहा है। मणिपुर एक तरह का महत्वपूर्ण उदाहरण है जहाँ पर भारत को, भारत के लोकतंत्र को, भारत के लोगों को, एक व्यवस्था को और पूरी जो इसको प्रक्रिया संरचना, प्रोसेस और स्ट्रक्चर जो कहते हैं, वो सब कुछ एक तरह से एक आईसीयू में चला गया। आ, अब आप देखिए, मणिपुर राष्ट्रपति शासन में है। एक एक चुना हुआ प्रतिनिधि जा रहा है, प्रधानमंत्री। मणिपुर में भंग नहीं की गई है विधानसभा। ये कयास आराई हो रही थी कि शायद नई सरकार बन जाएगी, दूसरी सरकार बन जाएगी। भारतीय जनता पार्टी अभी तक उसमें सफल नहीं हुई है कि वो अपने ही दूसरे मुख्यमंत्री की एक सरकार बना ले। तो एक जनतांत्रिक राज्य में एक प्रधानमंत्री जो कि जनतांत्रिक प्रतिनिधि है, वो एक जनतांत्रिक सरकार वहां बहाल नहीं कर सकता है, तो वहां वो शांति कैसे बहाल करेगा जिसको सबका विश्वास प्राप्त हो? ये तो बहुत साफ है, दिख रहा है कि इस यात्रा के पीछे कोई तैयारी, जो आपने कहा कि पूरी तरह सब कुछ चरमरा चुका है। जो वहाँ के राज्यपाल हैं, उन्होंने चोराचांदपुर में फिर ये बात जाकर कही कि किसी हम घुसपैठिए को नहीं आने देंगे, जो कि बहुत एक संवेदनशील बात है। इनक्रोच नहीं करने देंगे, जो कि बहुत ही असंवेदनशील है, क्योंकि यही कह के क्योंकि जो लोगों पर हमला किया गया। तो अगर राज्यपाल अभी भी शासन कर रहा है, अभी भी चुनी हुई सरकार के वापस आने की कोई संभावना नहीं है, अभी भी भारतीय जनता पार्टी के कुकी और मैतेई विधायक एक साथ नहीं आ सकते हैं, फिर इस प्रधानमंत्री की यात्रा का अर्थ ही क्या है? तो ये यही शायद सबसे जो आज का जो हासिल है इस पूरी बातचीत का। पर इसमें एक और सवाल ये है जो मैं समझना चाह रहा था कि एक तो उत्तर पूर्व के राज्यों को शायद हम कभी भी बहुत ध्यान से देखते नहीं हैं उसको, जिसको मुख्य धारा या जिसको हम अपनी खासतौर पे हिंदी पट्टी के लोग वो समझते हैं कि ये एक जो है साइड में कहीं है, हमारी किनारे में कहीं है एक जगह। जैसे कि रतन थे, हम कह रहे थे कि मौसम समाचार भी जो है कलकत्ते के बाद आगे के नहीं सुनाए जाते, हालांकि मौसम बहुत तेजी से बदलता है उत्तर पूर्व के राज्यों में। तो ये जो मणिपुर के जरिए बाकी भारत के लिए क्या क्या सबक है, हिंदी पट्टी के लिए क्या क्या सबक है? देखिए, सबक बहुत साफ है कि कहा यह जा रहा है कि मैं चूंकि नहीं देख रहा हूं, इसलिए आप हैं ही नहीं। तो मैं हिंसा को देख ही नहीं रहा हूं, मैं उसे स्वीकार नहीं कर रहा हूं, इसलिए वो महत्वपूर्ण नहीं है, वो है नहीं। जब मैं जाता भी हूं तो मैं एक इस तरह का बयान देता हूं कि हिंसा बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इसका कोई अर्थ नहीं है इस तरह के बयान का। तो जैसे कश्मीर एक तरह का संदेश था उत्तर भारत के लोगों के लिए, वैसे ही मणिपुर भी एक तरह का संदेश है। परेशानी यह है कि जब हम उत्तर भारत के लोग कहते हैं, तो उसमें फिर हमें फर्क करना पड़ता है, क्योंकि उत्तर भारत के हिंदुओं के लिए को संदेश दूसरा पहुंचता है, बाकी को संदेश दूसरा पहुंचता है। अभी भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसे समझ में नहीं आ रहा है कि मणिपुर में हुआ क्या है। अभी भी उन्हें लगता है कि शायद घुसपैठिए आए आए थे और उनके चलते पूरी हिंसा भड़क गई, और इसके लिए पूरी तरह से दोषी मीडिया है, जिसने मणिपुर के बारे में उत्तर भारत के लोगों को, और हिंदी मीडिया जिसने कुछ भी नहीं बताया। तो जो कुछ भी मणिपुर के बारे में उपलब्ध है, वो अंग्रेजी में उपलब्ध है, हिंदी में उपलब्ध नहीं है। जबकि हिंदी पट्टी के बहुत सारे लोग वहां जाकर काम करते हैं उन इलाकों में, और वहां की जानकारी उत्तर भारत के लोगों को नहीं है। तो लेकिन उत्तर भारत के जो लोग समझदार हैं, जो लोग फिक्रमंद हैं और जो हिंदुस्तान की फिक्र करते हैं, उन्हें मणिपुर को देखना चाहिए। यह देखना चाहिए कि एक प्रधानमंत्री आखिरकार इतनी बड़ी हिंसा को
27 महीने तक इसको नजरअंदाज कैसे कर सका? ये हिम्मत कहाँ से आई प्रधानमंत्री में? और ये विश्वास कहाँ से आया कि वो ऐसा कर सकता है? और कुछ नहीं होगा और कोई कुछ नहीं कहेगा। और उसके बाद जब वो यात्रा करेगा तो अखबार अभिनंदन करेंगे कि एकदम सही समय पर सब कुछ हो गया। आपने देखा होगा कुछ अखबारों ने लिखा कि ये बहुत ही, और पेट्रिशिया मुकीम ने ठीक ही उसका जवाब लिखा। बिल्कुल। ये कहना एकदम गलत है कि अ, ये एकदम एक क्रूशियल समय पर हो रहा है और अब रिकॉन्सिलिएशन होगा, क्योंकि उसकी कोई तैयारी, उसकी कोई व्यवस्था कहीं भी नहीं दिखलाई पड़ती है। इसलिए उत्तर भारत के लोगों को ये समझना चाहिए कि जो संघीय सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं, वे भारत के लोगों के दुख, दर्द, उनकी तकलीफ के प्रति पूरी तरह से बेहिस हैं और हर चीज़ सिर्फ उनके लिए अपने प्रदर्शन का एक ज़रिया है। इसलिए आज प्रधानमंत्री वहाँ गए तो उन्होंने पारंपरिक परिधान पहने, अलग-अलग जगह अलग-अलग परिधान पहने। आप एक जगह जा रहे हैं जो शोक से पीड़ित है, जो हिंसा से पीड़ित है, जो अभी तक उससे निकल नहीं पाया है, और आप उसी दिन उल्लास और शोक सब मना रहे हैं। और वहाँ भी जो हुआ ठीक ही लिखा, उस लेख में लिखा है कि ऐसा लग रहा था, एक ऐसी विडंबना थी, जैसे यह शहर एक साथ शोक को मनाना चाह रहा है और एक साथ राहत भी हासिल करना चाह रहा है। ये और उसने यह भी लिखा कि डेकोरेशन इज नो जस्टिस। आप जो सजावट कर रहे हैं वो न्याय नहीं है। तो ये सब कुछ एक बहुत बड़ी सजावट में तब्दील हो गया। ये उत्तर भारत के लोगों को समझना चाहिए। मेरे ख्याल से वो जानते हैं और पर एक उसको धोखा। वो देखते नहीं। जैसे कि ये जो तमाशा जिसको बोलते हैं, तमाशा की राजनीति है, जो कैमरा जीवी राजनीति है। जैसे कि बनारस में उन्होंने पूरे के पूरे गरीबों को और वहाँ पे एक पर्दा लगा दिया, जहाँ जो गंदा बनारस था, जब वो वहाँ पे कोई विदेशी इवेंट कर रहे थे। कोविड के समय वो थाली बजवा रहे थे और एक कोरोनिल नाम की ये जो आयुर्वेद का जो धंधा करता है, बार-बार इसको कोर्ट में पकड़ के बताया जाता है कि भई आप ये सब नहीं कर सकते। तो जो कि कोरोनिल जो है 2 मंत्री बेच रहे थे। तो ये जो होता है कि जब आपका मर्ज़ कुछ और है और आप कर कुछ और रहे हैं और उसका कोई मतलब दरअसल नहीं है। पर शायद इस बात का कहीं विश्वास है कि हम इस तरह के तमाशे करके जो है चीज़ों को, सच को अ, बिल्कुल अनदेखा करते हुए लोगों की तकलीफ़ों को बिना दूर किए भी हम उसके तारनहारा कहलाए जा सकते हैं। तो ये और लेकिन मैं कह रहा हूँ नीतीश कि इसके लिए मुख्य रूप से अपराधी भारत का मीडिया है, हिंदी मीडिया है, जो हिंदी की जनता को कुछ भी नहीं बताता। तो हिंदी की जनता रघुवीर सहाय की उस औरत की तरह है जिसे खबर ही नहीं मिलती है। जिस और जब तक उसको खबर नहीं मिलेगी वो जानेगी कैसे, वो किसी भी चीज के बारे में अपना नजरिया कैसे बनाएगी। मणिपुर में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, आप अंग्रेजी अखबारों को देख के जानते हैं, आप कुछ यूट्यूब की खबरों को देख के जानते हैं, आप ग्रीष्मा कुतुर, इस तरह के लोगों को, अंशुमान चौधरी, इस तरह के लोगों की रिपोर्ट्स आप जब पढ़ते हैं तब आप उनको जानते हैं। लेकिन हिंदी में किसने कोशिश की भाई? किसने अपना रिपोर्टर भेजा? किसने वहां 3 महीना गुजारा, 4 महीना गुजारा या 1 साल गुजारा और लगातार बतलाया हिंदी की जनता को? तो हिंदी जनता एक तरह से अभागी जनता है। और ये मतलब मैं बहुत दुख के साथ कह रहा हूँ कि ये अभागी जनता है, क्योंकि इसके साथ लगातार छल किया जा रहा है। पर वो भी और उस ये छल सरकार कर रही है और ये छल मीडिया कर रहा है, हुँ, जो इस सरकार का रक्षक है। हुँ। ये जो पूरी जो मतलब ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि इस मूर्छा से निकलने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? पर उसके पहले अ, ये जो सरकार का जो रवैया, एक तो उसमें एक अलग-अलग ग्रेडिएंट है लोगों की बात करने के, कि एक कहते हैं कि भई वो चाहते तो हैं पर वो हो नहीं पा रहा है। दूसरे लोग कहते हैं कि नहीं, वो है ही इनकम्पिटेंट। और मणिपुर पहली जगह है जहाँ पे सरकार की दरअसल एक आपराधिक भागीदारी रही है इस हिंसा में।
उन्होंने अपने शस्त्रागार खोले जहाँ पे, और वो वापस नहीं करवा पाए हैं अभी पूर्व गृह सचिव के राज्यपाल बनने के बाद और राष्ट्रपति शासन के बाद भी। और बीरेंद्र सिंह का एक संदिग्ध कथित तौर पे एक टेप है जिसमें वो साफ-साफ दिख रहा है कि वो हिंसा को भड़काने की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो लोगों के खिलाफ। तो ये जो जब सरकार ही एक तरह से आपराधिक हो जाए, हिंसक हो जाए, तो फिर हम तो उसका क्या, उसको हम कैसे देखते हैं? यही बात हम लोगों ने शुरू में की इस बातचीत की कि यह हिंसा किसने शुरू की, किसने भड़काई, किसने जारी रखी, किसने इसकी सरपरस्ती की। वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे उस वक्त। आप उनके बयान पढ़ लें जो अपनी जनता के खिलाफ दिए जा रहे हैं बयान, जो वो कुकी लोगों के खिलाफ बयान दे रहे थे, तो वो एक मैतेई मुख्यमंत्री के रूप में बर्ताव कर रहे थे और कुकी लोगों के खिलाफ बर्ताव कर रहे थे। इसका इंसाफ होगा या नहीं होगा, लेकिन हमें पता है इसका इंसाफ नहीं होगा, क्योंकि इसमें किसी की दिलचस्पी नहीं है, कोई ये करना नहीं चाहता। तो जब तक किसी अपराध का इंसाफ ना हो, शांति की बात बेमानी है। वो शांति हो सकता है हो जाए, थकान की शांति, लेकिन वह सार्थक शांति नहीं है। इसलिए मणिपुर में जो कुछ भी करवाया गया, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा करवाया गया। इसके स्पष्ट प्रमाण हैं, सारे लोगों ने देखा है। और और इसके लिए जब तक इसका इंसाफ नहीं होता है, दुर्भाग्य, आप हमें ये बतलाइए कि भारत सरकार का कोई व्हाइट पेपर अब तक नहीं आया। पीपुल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टी ने जो इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल बनाया, उसने बहुत मेहनत करके एक रिपोर्ट निकाली, लेकिन भारत सरकार का कोई व्हाइट पेपर नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने जो कमेटी बनाई, कोई व्हाइट पेपर नहीं। तो हमारे पास आधिकारिक रूप से स्थित हुआ कैसे, क्या हुआ, कौन लोग थे, कुछ भी पता नहीं है। तो हम तो एक अंधेरे में चल रहे हैं लगातार, और मणिपुर भी उसमें चलने के लिए बाध्य है। सारे लोग मजबूर हैं, क्योंकि ये सरकार है, ये प्रधानमंत्री हैं, हम सब उनकी कृपा के आकांक्षी हैं। लगातार याचना कर रहे हैं कि आप हमारी तरफ देखिए, आप हमें शांति दे दीजिए। और अचानक वो प्रकट होते हैं, कहते हैं कि मैंने तुम्हें ये विकास परियोजना दी, ये विकास परियोजना दी, तुम इतने महान हो, और वो लुप्त हो जाते हैं। और फिर कहा जाता है कि देखिए ये एक कदम आगे बढ़ गई बात। लेकिन हम लोग कल देखेंगे कि क्या मेरे होगा। ख्याल से जो बहुत आज जो बातें साबित हो गई और जिन सवालों को लेकर हम लोगों ने पहले भी बात की है, तो वो ये है कि मणिपुर के लोगों को दरअसल फिर से बताया गया कि आप देश की सरकार के, केंद्र सरकार के सगे तो नहीं हैं। क्योंकि कहीं और ये हो रहा होता, किसी और इलाके में, तो शायद सरकार का बर्ताव बिल्कुल अलग तरह से होता, और वो उसको उस तरह से, और वो उस पर निर्भर करता है। दूसरा, सरकार इस बात को बिल्कुल बात ही नहीं करने वाली कि इस अराजकता का, इस पूरी इसको अनार्की और कैओस जो कहते हैं, इसका ज़िम्मेदार कौन है और उनको सज़ा कैसे मिलेगी। जैसा कि हमें पता है कि पहलगाम के बारे में भी किसका फेलियर था, इंचार्ज कौन था, और कौन उसकी जवाबदेही, ज़िम्मेदारी कैसे तय होगी, कोई तय नहीं हुआ अभी भी। अ, सरकार जो है आगे मानवाधिकार कैसे संरक्षित करेगी, इसके बारे में भी कुछ साफ-साफ समझ में नहीं आया। तो ये जितनी भी महान बताई जाने वाली यात्रा हो नरेंद्र मोदी की, पर ये किसी भी तरह से जो है उसको समाधान लाती हुई नहीं दिखलाती। इस बात को भी मानने से जो आप गुरेज करें कि सरकार से गलतियां हुई हैं, और ये गलती भारतीय जनता पार्टी की भी है और उस सरकार की भी है जो नरेंद्र मोदी चलाते हैं, अ, उस गलती को मानना, उस गलती को लेकर माफ़ी मांगना, ये बताना कि यहाँ भी कुछ उनकी तपस्या में कमी रह गई थी, ये साफ-साफ तौर पे नहीं दिखलाई पड़ता है। इस बात का भी कोई मैकेनिज़्म या तरीका नहीं है कि ये आगे के जो मरहम कैसे भरेंगे, जो घाव हैं लोगों के जिनके साथ हिंसा हुई। न सिर्फ़ इस बात का कि उनको इंसाफ़ कैसे मिलेगा, ना ही ये कि अब शांति का रास्ता बहाल कैसे होगा। क्योंकि सारी बात तो तब, इंसाफ़ की बात तो आप तब कर सकते हैं जब वहाँ पर शांति बहाल हो, बातचीत के रास्ते खुलें, वो सारे फैसिलिटेटर्स हों जहाँ पे आप लोग आके बातचीत कर सकें, और वो बातचीत बंद ही पहले भी थी और अब भी बंद ही है। इसको कोई वो नहीं।
भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर भी, हालांकि उनके खुद के विधायक इस बात को लेकर साफ साफ बोलते हैं और वो भी आपस में बात नहीं कर रहे, पर वो इस बात को मानने को तैयार नहीं कि उनकी जिम्मेदारी थी वहाँ पर उस तरह से। तो ये सारी चीज़ें अगर इसको हम एक छोटे से उदाहरण की तरह देखें तो पूरे भारत के लिए ये एक मतलब है इस बात का, क्योंकि मणिपुर के लोग क्या किसी कमतर तो किसी भी भारतीय से नहीं थे, तो इसलिए इसको इस तरह से भी देखना मेरे ख्याल ज़रूरी है कि ये जब भी कहीं अगर ऐसा कहीं हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, पर अगर ऐसा कहीं होगा तो सरकार ने अपनी मिसालें पहले से कायम कर दी हैं कि उसका उनका हर्ष और उसका जो प्ले आउट है वो किस तरह से होगा। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जो कि इस आज के दिन के बाद जो है मणिपुर को लेकर बातें और भी होंगी, लगातार बनी रहेंगी। हम भी इसके बारे में आगे बात करते रहेंगे, पर हम सबको शायद सोचना चाहिए मणिपुर के बारे में, मणिपुर के लोगों के बारे में, उन बच्चों के बारे में जो कहीं एक स्कूल में जाते थे अब वो उस स्कूल में नहीं जा पाते, जो लोग नौकरी करने जाते थे अब वो अभी भी नहीं जा पा रहे, जो लोग अपनी दुकानें नहीं खोल पा रहे, जो अपने कारोबार नहीं कर पा रहे, जिनको लेकर समाधान को लेकर, उसकी पारदर्शिता को लेकर, उसकी जवाबदेहियों को लेकर। और हम देख रहे हैं कि ये जो एक लगातार एक इसको बोलते हैं कि अक्षमता, और सिर्फ अक्षमता नहीं, एक तरह की आपराधिक भागीदारी के साथ ये सब वहाँ पर हुआ है और जिसका कोई हल निकलता हुआ नहीं दिखलाई पड़ता। आप कुछ पैसों की परियोजनाएं वहाँ पर फेंक रहे हैं जिसको मेगा प्रोजेक्ट्स की बातें करते हैं, पर उससे लोगों का भला कैसे होगा या उससे उनकी ज़िंदगी कैसे बदलेगी, इसके बारे में अभी भी कुछ सोचा नहीं जा रहा है। अब हमें देखना चाहिए कि कल किस प्रकार आज इसको किस तरह रिपोर्ट किया जाता है और कल मणिपुर के लोग इस पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण होंगी, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि भारत के मीडिया को इसमें कोई रुचि नहीं होगी कि मणिपुर के लोग इस पर, मणिपुर के लोगों की खुद क्या राय है, मणिपुर के मैते, कुकी, बाकी जो समुदाय हैं, मार, नागा, ये सारे लोग क्या सोच रहे हैं, पंगल, ये सारे लोग क्या सोच रहे हैं, यह रुचि मीडिया की बिल्कुल नहीं होगी। इसलिए यह जो पूरा तमाशा था ये आज के लिए था, ये लोगों को दिखाया गया, ये अब अलग अलग तरह से रील बनाकर और बाकी तरह से दिखाया जाता रहेगा, लेकिन मणिपुर में किसी की कोई रुचि नहीं है, ये यकीन के साथ कहा जा सकता है। और इस सरकार की भी नहीं है, इस सरकार के लिए भी अब यह बात खत्म हो गई, शुरू हुई और खत्म हो गई। आगे आप संघीय सरकार की तरफ से कुछ नहीं देखेंगे, इसलिए यह एक बेमानी चीज़ है और इसी रूप में इसको समझा जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया इस बारे में बात करने का पूर्णानंद, और हम लोग आगे भी इस पर निगाह रखेंगे। हम ये भी देखेंगे कि आज रात को या लगातार हम देखेंगे कि प्राइम टाइम में या मीडिया किस तरह से इसके बारे में बात करता है, इसको लेकर वहाँ के लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि वो बातें भी अब जो वहाँ के जो ग्रासरूट रिपोर्टर्स हैं, जो ऑल्टरनेट मीडिया के लोग हैं, जो लोग बात कर रहे हैं वो करेंगे, और मेरे ख्याल से जो समाज सेवी लोग हैं वो भी उसके बारे में आगे बात करेंगे, क्योंकि ये हमारे बीच में हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है। मतलब ये कल्पना अगर आप खुद के साथ करें कि आप बेघर रहें, 60,000 लोग आपके बीच के, बहुत सारे लोग जो हैं उनको मारे जा चुके हों, तो सबके बीच में जीना, और उसके साथ एक तो वो मुश्किल चुनौती है ही, पर उसके साथ इतनी असंवेदना के साथ पेश आना वो उससे भी बुरी चीज़ है, वो एक नरक है। और ये नरक मणिपुर का नरक सिर्फ मणिपुर का नहीं है, मणिपुर का नरक भारत का भी नरक है और होना चाहिए, जिसको लेकर सरकार को शायद बेहतर तरीके से पेश आना था। बहुत शुक्रिया। अगर आपको बातचीत पसंद आई तो इसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने हम ख्याल लोगों के साथ इस बात को साझा करिए, क्योंकि ये एक ज़रूरी बातें हैं उस देश के लिए भी और हम सब लोगों के लिए, जो ख़ास तौर पर वो लोग जो मेरी और आपकी तरह हिंदी पट्टी के लोग हैं। बहुत शुक्रिया, नमस्कार, अपना ख्याल रखिए। आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर।